नमस्कार। अफसरनामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। आज अफसरनामा में हम आपकी मुलाकात उस आईपीएस अधिकारी से करवाने जा रहे हैं जिनका मानना है कि जब तक आप पानी में नहीं उतरते तब तक उसकी गहराई का पता आपको नहीं चलता। पुलिस विभाग में बहुत सुलझे हुए अधिकारियों में उनकी गिनती होती है। राजधानी रायपुर में आज जितने भी मिशन सिक्योर सिटी के तहत सीसीटीवी कैमरे आप देख रहे हैं, यह सब उनकी सोच का परिणाम है। साइबर एक्सपर्ट के रूप में पूरे पुलिस विभाग में जाने जाते हैं। घूमने फिरने के बेहद शौकीन हैं। कविता लिखना भी उन्हें भाता है। आज भी मन में है जब कभी शिक्षक बनने का मौका मिलेगा शिक्षक ज़रूर बनेंगे। फोटोग्राफी का भी बेहद शौक है। जितना रिश्ता छत्तीसगढ़ से रहा है उतना ही मधुर संबंध मध्य प्रदेश से भी उनका रहा है। मैं बहुत स्वागत करता हूं 1995 बैच के आईपीएस अधिकारी फिलहाल एडीजी प्रदीप गुप्ता साहब का। बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार आदित्य। सर, थोड़ा सा टाइम मशीन की तरह मैं आपको पीछे लिए चलता हूं। सर, वो प्रदीप गुप्ता जब स्कूलिंग भारत माता में हो रही थी सर, उसके बाद से लेकर स्कूलिंग का जो 12th तक का सफ़र है वो कहाँ से रहा सर और क्या क्या रहा उसमें सर? स्कूली शिक्षा मेरी रायपुर में हुई और रायपुर में शिक्षा लेते हुए मेरा सिलेक्शन आईआईटी में हुआ। आईआईटी दिल्ली में मैंने अपना स्नातक किया और स्नातक करने के बाद मैंने अपनी पहली जॉब जो है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के साथ की और वहाँ रहते हुए ही मैंने ये निर्णय लिया कि मुझे सिविल सर्विसेज एग्ज़ामिनेशन में एक अटेम्प्ट लेना चाहिए और मेरे नज़दीकी लोगों की, मेरे पेरेंट्स की, मेरे दोस्तों की ये गुड विशेस थी कि मेरा सिलेक्शन हो गया और उसके बाद मेरा सिलेक्शन इंडियन पुलिस सर्विस में हुआ और आज आपके सामने हूँ। 1995 में मतलब सर लगभग 27 साल पुरानी बात है सर। उस समय बहुत ज़्यादा यूपीएससी का क्रेज़ छत्तीसगढ़ में नहीं था क्योंकि सर उस समय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कुछ नहीं था, इंटरनेट का ज़माना नहीं था। ये कहा जाता था कि आपको तैयारी करना है तो वहाँ आपको रुकना पड़ेगा, वहाँ आपको अपनी मौजूदगी दर्ज करानी पड़ेगी। क्या रायपुर में रहते ये लगता है कि अभी भी यूपीएससी ये सब एग्ज़ाम क्रैक करने का वो माहौल अभी तक नहीं है या उस माहौल को बनने में और समय लगेगा? उन दिनों में कुछ खास परीक्षाओं के कुछ हब हुआ करते थे। सिविल सर्विसेज के लिए दिल्ली एक बन गया था हब, जिस तरह से आईआईटी जेईई के लिए छत्तीसगढ़ में भिलाई एक हब था। उसका वजह ये थी कि वहाँ पर उस तरह की तैयारी करने वाले लोग मौजूद रहते थे, वैसा माहौल रहता था, वो पीयर ग्रुप रहता था और उन दिनों रायपुर में वैसा माहौल इन परीक्षाओं के लिए नहीं था। लेकिन इंटरनेट आदि के आने से ये सारे जो रिसोर्सेज हैं, ये सारी जो कनेक्टिविटी है, ये पूरी तरह से अब इंटरनेट बेस्ड हो गई है। अब आपका फिज़िकली आप कहाँ मौजूद हैं ये थोड़ा सा बेमाने हो गया है। तो अब मैं कह सकता हूँ कि कोई भी बच्चा, कोई भी प्रतिस्पर्धी, वो कहीं भी हो, अगर वो इस वर्चुअल मीडियम से सही लोगों से कनेक्टेड है तो उसे न सिर्फ सही गाइडेंस मिल जाएगा बल्कि वो सही तरीके से अपनी तैयारी रायपुर में या कहीं भी बैठ के कर सकता है। सर, आईआईटी दिल्ली, फिर जेएनयू का सफ़र, फिर मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी, अचानक ऐसा क्यों लगा सर कि जो काम मल्टीनेशनल कंपनी में रहकर हो सकता था उससे बेहतर काम यूपीएससी या पब्लिक सेक्टर में आ पाएँ तो आप शायद बेहतर आउटपुट दे पाएँ? ऐसी कोई बात मन में आई थी, ऐसी कोई बात खटकी थी कि इस फील्ड में आना ज़्यादा बेहतर है सर? उन दिनों मैंने बिल्कुल तय नहीं किया था जब मैं टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ज्वाइन कर रहा था कि मैं कभी भी उसके ख़िलाफ़ किसी दूसरी करियर को चुनूँगा और मैंने पूरी सिंसियरिटी के साथ उस करियर को अख्तियार किया। लेकिन समय के साथ मैंने देखा कि एक सेंस ऑफ पर्पस जिसे कहते हैं, एक उद्देश्य की पूर्ति और एक सेटिस्फैक्शन की आपने कुछ किसी ह्यूमन बीइंग की लाइफ को टच किया हो, वो शायद पब्लिक सर्विसेज में, चाहे आप कह लीजिए वो टीचिंग हो, चाहे सिविल सर्विसेज वाली पब्लिक सर्विसेज, इनमें ज़्यादा था। और इसके लिए मैंने अपने पिता की ही, जो उस समय प्रोफेसर थे यूनिवर्सिटी में, उनकी ही वर्क प्रोफाइल को देखा और ये पाया कि एक ऐसे करियर को भी टटोला जा सकता है, उसमें प्रयास किया जा सकता है जिसमें आप ज़्यादा इम्पैक्ट ला सकते हैं और आपको उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट किसी एक कॉमन मैन के लिए आप अगर कुछ करें और उसका इम्पैक्ट पड़े और उस चीज़ का रिकग्निशन मिले तो वो एक बहुत ही बड़ा सेटिस्फैक्शन की बात थी और साथ ही साथ बहुत ही बड़ा मोटिवेटर था। तो इसलिए मैंने जब ये रियलाइजेशन हुआ
तो मैंने इस तरफ का रुख किया। हालांकि इस फील्ड में आप सीधा जनता से कनेक्ट होते हैं सर, हर उस इंडिविजुअल से आप मिलते हैं जिसकी आप मदद कर पाएँ और ये दिल में लगता हो कि इसकी मदद की है तो कम से कम कुछ नहीं तो दुआएं तो ज़रूर मिलेगी। ये एक बहुत बेहतर एक बात आपने बताई सर कि दुआएं मुझे भी चाहिए, मैंने बेहतर करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन कम से कम जब जीवन में ऐसी कोई विपदा आती है तो ये दुआएं ही हमको बचाती हैं। आप इसको चाहे सुपरस्टिशियस कह लीजिए, चाहे जो कह लीजिए, ये समय के साथ मेरे मन में ये एक वैल्यू सिस्टम बन गया, ये एक विश्वास बन गया कि लोगों की जो गुड विशेस रहती हैं और दुआएं रहती हैं, अगर आप उनके लिए कुछ अच्छे काम किए हों तो आपको एक अदृश्य ढाल की तरह ढांपे रहती हैं। और जैसे सब दिन एक जैसे नहीं होते तो हर आदमी पे मुसीबतें विपदाएं आती हैं, तो ये दुआएं शायद इनकी जो ढाल है उस समस्या को, उस परेशानी को थोड़ा सा मिटिगेट कर देती है, थोड़ा सा कम कर देती है। और इस जॉब में भी मेरा पुलिस में जब भी कोई मजलूम आया, कोई कष्ट में है, किसी को कोई दिक्कत है, तो कोशिश ये रहती थी कि कुछ ऐसा करूं कि इसकी समस्या से त्राण मिल जाए, जितना भी रिलीफ मिल सके मिल जाए, और शायद बदले में ये जाते जाते कुछ जो मन में गुड विशेस मेरे लिए छोड़ जाएगा, तो वो एक लालच मेरे लिए हमेशा रहा। 1995 बैच के आप आईपीएस अधिकारी हैं सर। उन दोनों मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एक साथ हुआ करता सर, अविभाजित मध्य प्रदेश का हिस्सा छत्तीसगढ़ हुआ करता था। मध्य प्रदेश में भी काम करने का मौका मिला और शुरुआत महाकाल की नगरी उज्जैन से हुई थी सर। वो एक बहुत ही बेहतरीन शुरुआत थी, और उज्जैन और मालवा अपने आप में एक अलग ही किस्म का एक क्षेत्र है। वहाँ पर उत्सवशीलता बहुत है, उत्सव धर्मिता बहुत है, वहाँ के लोग मिलनसार बहुत हैं। वहाँ पर जो जेंडर गैप कई जगह ज़्यादा मिलता है वो बिल्कुल नहीं है, लगभग ना के बराबर है, और लोगों का कोऑपरेशन बहुत मिलता है। धार्मिक नगरी है, तो पुलिस के सामने इसको लेके चैलेंजेस भी बहुत हैं, और एक वहाँ के ऑफिसर के रूप में उस कल्चर से सीखने को भी बहुत था। तो मध्य प्रदेश में इस तरह के कई जगहों पर पोस्टिंग्स मिली, और हर जगह कुछ ना कुछ मैं एनरिच हुआ, कुछ ना कुछ सीखा। कितना चैलेंज मान रहे हैं सर 1995 बैच, उस समय जब क्राइम हुआ करता था और आज के क्राइम में? क्योंकि अब क्राइम जो है कहीं ना कहीं साइबर क्राइम ज़्यादा बढ़ते जा रहा है सर, चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं। उन दिनों की पुलिसिंग और आज की पुलिसिंग में ज़मीन का आसमान का अंतर देखने को मिलता है। पहले जो क्राइम होता था उसमें एक लोकेलिटी का एलिमेंट रहता था, जो अपराध करने वाला है वो वहीं रहता था, उसी क्षेत्र में जहाँ घटना हुई है, उससे बहुत दूर का नहीं रहता था। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन उतने फास्ट नहीं थे, तो जो अपराधी है उसको देखने वाले तमाम लोग रहते थे, तो इन्वेस्टिगेशन में वो सरलता थी। और आपको अगर मालूम हो कि आसपास के जो क्रिमिनल एलिमेंट्स कौन हैं, तो आपका जो दायरा है जो सस्पेक्ट्स का वो सीमित हो जाता था। अब स्थिति ये है कि क्राइम डिजिटल हो चला है, साइबर हो चला है। जो क्राइम करने वाला है वो कहीं यहाँ पर है नहीं, वो हो सकता है देश के किसी कोने में हो सकता है विश्व के किसी अन्य कोने में हो। तो ऐसे में उसको केवल और केवल आप उसके डिजिटल फुटप्रिंट से ढूंढ सकते हैं, तो वो एक बहुत बड़ी मुश्किल हो गई है, और वो एक बड़ा चैलेंज है। और इसमें अब ज़रूरी है, और ये हो भी रहा है, कि तमाम प्रदेशों के और तमाम देशों की पुलिस आपस में सामंजस्य करके इसको इन्वेस्टिगेट करके इन क्रिमिनल्स को बुक करे। तो ये चैलेंज अब साइबर क्राइम के आने के बाद से बहुत बड़ा है। साइबर फ्रॉड्स खासकर एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया। क्रिप्टो करेंसी हो रही है सर, अभी मैंने देखा उसमें फ्रॉड का केस अभी राजनांदगांव में सामने आया। साइबर क्राइम के झांसे में यूथ बहुत फंस रहा है सर। देखिए, साइबर क्राइम की जो रोकथाम है उसके लिए अवेयरनेस सबसे बड़ी चीज़ है, अवेयरनेस और जागरूक रहना। इस जागरूकता के लिए शासकीय संस्थाएं और गैर शासकीय संस्थाएं हमेशा प्रयास करती रहती हैं। ज़्यादातर किसी बैंक अकाउंट आदि के माध्यम से होता है, कोई ना कोई इसके लिए यूपीआई अकाउंट रिस्पॉन्सिबल रहता है या बैंक अकाउंट रहता है, कोई ना कोई म्यूचुअल फंड के नाम से कोई कंपनी सामने आ जाए, इंश्योरेंस के नाम से। तो इसके लिए अगर रोकथाम की बातचीत की जाए तो अवेयरनेस और जागरूकता, अलर्टनेस, ये सबसे बड़ी चीज़ है। जहां आपको लगे कि कोई फ़ायदा आप तक बेवजह बिना मेहनत के पहुंच रहा है, कोई ऐसा ऑफ़र है जिसमें प्रलोभन
इतना है जिसके पीछे वजह बड़ी स्पष्ट नहीं दिख रही है, तो वहाँ आप चौकन्ने हो जाइए और उसको 10 बार ठोक बजा के देख लीजिए कि वाकई सही है नहीं है। तो नित नए तरीके आ रहे हैं और नित नए तरीके से जो आम जनता है उसको अपने को अलर्ट रखना पड़ेगा। यूनाइटेड नेशंस में भी आप 1 साल रहे सर, किस बात क्या था सर वो प्रोजेक्ट उसका? यूनाइटेड नेशंस में युगोस्लाविया का एक प्रांत था, अब तो वो पृथक देश बन गया सर्बिया का एक डिस्प्यूटेड एरिया था कोसोवो, तो वहाँ पर यूनाइटेड नेशंस का मिशन था और वो अलग अलग यूनाइटेड नेशंस की मेंबर कंट्रीज से पुलिस ऑफिसर्स को वहाँ पर बुला रहे थे और उसी स्कीम के तहत मैं भी 1 साल वहाँ पर रहा। सबसे अच्छी बात ये रही कि पीस कीपिंग का जो फ्लेवर है वो देखने को मिला। लगभग 40-50 देशों के ऑफिसर्स के साथ कंधे से कंधा मिला के रहने को मिला। हमारे वहाँ जो मिशन था उसके दौरान ही वहाँ पर सर्बियन और अल्बेनियंस के बीच में राइट्स हो गए, तो वहाँ का जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको भी देखा, उससे भी सीखा, उसको रेस्पॉन्स यूएन की आर्मी जो एसपीयूज थे वो कैसे कर रहे हैं, यूएन की पुलिस में क्या सिस्टम्स हैं, तो एक बड़ा भारी इंटरनेशनल एक्सपीरियंस करने को देखने को मिला उसमें। आपने दृश्यम फिल्म देखी होगी, छत्तीसगढ़ में भी उसी फिल्म की जो पटकथा थी वैसे ही एक कांड हुआ था भिलाई में, वो भी काफ़ी हाई प्रोफाइल था। कैसे वो किस्सा निकाल पाए, क्योंकि उसमें बहुत मुश्किल था, चूँकि वो जो लड़की उसमें अरेस्ट हुई थी उसमें उसका अलग तरीके से चीज़ें आ रही थी पहले। देखिए, शुरू में जिन्होंने क्राइम कमिट किया उन्होंने तैयारी का जो स्तर था और जो मोटिवेशन था वो बाद में पता लगा कि दृश्यम से लिया है। और दृश्यम की जो मेन थीम थी उससे अगर कोई क्रिमिनल मोटिवेट हो तो वो यही मोटिवेशन लेगा कि क्राइम करने के बाद आप खुद भी इस चीज़ का यकीन करो कि आपने क्राइम नहीं किया है, और उसके पूर्व की तैयारी जो है उसमें जो जिसे कहते हैं ना कि ड्राइंग बोर्ड पे ज़्यादा समय इन्वेस्ट करो। तो इस केस में भी उन्होंने जो फ़ोन, सिम कार्ड आदि सब इस्तेमाल किए, वो सब के सब ऐसे थे जो एकदम फ्रेश थे, जिसके ज़रिए उन तक कनेक्ट कर पाना बहुत लगभग असंभव था। उन्होंने पहला फ़ोन भी जो किया वो रैंसम फिरौती के लिए किया, उसको ऐसे पोर्ट्रे किया कि मानो ये एक अपहरण है, कार को भी ले जाके रायपुर में छोड़ दिया। तो कुल मिला के गुमराह करके और अपना फुटप्रिंट उन्होंने एकदम डिजिटल फुटप्रिंट भी एकदम न्यूनतम ना के बराबर रखा। तो यहाँ पर भी हम लोग के ऊपर काफ़ी प्रेशर था। जो इन्वेस्टिगेशन टीम का नेतृत्व करने के लिए मेरे को ही एज आईजी कहा गया था और काफ़ी बड़ी टीम थी और बड़े कैपेबल पुलिस ऑफिसर्स थे हम लोग सब हमारे अंडर टीम में, और इन्होंने सब दिन रात एक करके इसमें खासकर जो डिजिटल फुटप्रिंट का एनालिसिस था, जो कि कम से कम 100+ मोबाइल टावर्स के डंप्स को, जिसमें कि लगभग करोड़ों का कॉल डिटेल्स था, करोड़ों की संख्या में, उनको कंडेंस करके हम लोग करीब 110 सस्पेक्ट फ़ोन नंबर्स तक पहुंचे थे। और उसके बाद उनमें और फर्दर जो संभावित नहीं थे उनको निकाल के फिर हम एक्चुअल क्रिमिनल तक पहुंच पाए। वो भी चूँकि दृश्यम से काफ़ी प्रेरित थे, तो वो बयान में भी, इंट्रोगेशन में भी उनका यही था कि नहीं, हमने कुछ नहीं किया है। और अदरवाइज़ भी अपने जब उनके रिलेटिव्स में भी जो बात करते थे तो वो इसी उद्देश्य से करते थे। लेकिन फिर यह है कि फिल्म है और यथार्थ यथार्थ है, और जहाँ पर पुलिस के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स मेहनत करते हैं तो उस मेहनत का प्रतिफल मैंने देखा है मिलता है, और थैंकफुली हमको इसमें मिला और हम इसमें सही अभियोजन की कार्रवाई कर पाए। रायपुर में आज जितने भी सीसीटीवी लगे हुए हैं सर मिशन सिक्योर सिटी के तहत, उसमें बहुत बड़ा अगर किसी का दारोमदार रहा उस समय तो आईजी प्रदीप गुप्ता का रहा। सर ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं, चूँकि क्राइम को तो आप नहीं रोक सकते, लेकिन कम से कम क्राइम होने के बाद ये तमाम चीज़ें आपको मदद करती हैं क्रिमिनल तक पहुंचने में। लेकिन सर रख रखाव नहीं हो पाता, जो अधिकारी आता है उसके बाद दूसरे अधिकारी जो आते हैं उनकी प्रायोरिटी कुछ और होती है। कितना ज़रूरी मानते हैं सीसीटीवी का आज के दौर में आप? सीसीटीवी इररिप्लेसेबल हो गया। अब इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज़ ने इसकी उपयोगिता का स्वाद चख लिया है। ये उस समय बहुत ही कम मात्रा में उपलब्ध थे, और किसी ने अपने प्रतिष्ठान में अपने इंटीरियर्स में लगाया हो तो था, लेकिन जो हमारी सड़कें थी वो कवर्ड नहीं थी।
एक कोर्स मैंने किया था पुलिस एकेडमी द्वारा आयोजित, जिसमें कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के पुलिस ऑफिसर्स ने आके ट्रेनिंग दी थी और उन्होंने विशेषकर लंदन में हुई जो बॉम्बिंग्स थी उसका हवाला दिया था और उसमें बताया कि किस तरह से केवल CCTVs के उपयोग से वो लंदन बॉम्बिंग्स के जो एक्चुअल कल्प्रिट्स थे उन तक पहुंच गए। यहाँ पर भी हमारे पास संसाधन का चूंकि अभाव था, इसलिए हम पब्लिक में गए। तो एकदम PPP मॉडल के तहत हमने हर किसी को कहा कि यदि आपके पास अपने प्रतिष्ठान में CCTVs हैं तो एक कैमरा आप बाहर सड़क की ओर भी लगा दीजिए, आवश्यकता हुई तो हम आपसे फीड मांग लेंगे उसका। इस तरह से करते करते पूरे रायपुर रेंज में करीब हज़ारों, उसकी अब संख्या मेरे पास नहीं है, इतने कैमरे हो गए कि कोई भी क्राइम जब होता था तो उसमें क्रिमिनल की जो आने की ट्रेल और जाने की ट्रेल इन CCTV से हम कनेक्ट करके ले लेते थे और आज भी वो उपयोग में आ रहे हैं। और आज गवर्नमेंट ने भी ITMS के ज़रिए CCTVs लगाए हैं। आने वाले दिन में इसकी उपयोगिता बढ़ेगी ही और इनका प्रयोग भी बढ़ेगा और इनका एप्लीकेशन भी बढ़ेगा। कभी निराशा लगी सर इतने साल के करियर में कि पुलिस की जो इमेज होनी चाहिए वो इमेज कभी नहीं बन पाती, निराशा हाथ लगती, कभी निगेटिव छवि बन जाती है, ऐसा कभी कुछ लगा कि निराशा बहुत लगी हो इस सबको देख के? देखिए, कई बार जब क्राइम होता है आपकी एक्सपेक्टेशन रहती है कि जिसको विटनेस करने वाले लोग हैं वो सहयोग करें, अपनी बात पे बाद में कोर्ट में कायम रहें। लॉ एंड ऑर्डर होता है तो आपको लगता है कि जो लॉ एंड ऑर्डर में मन से आपके साथ हैं वो भी आपका समर्थन करें, अगर फिज़िकली ना हो के तो कम से कम मोराल का समर्थन आपका करें। ये होता है लेकिन उतना अपेक्षित नहीं हो पाता क्योंकि एक इमेज वाली इशू पुलिस के साथ आ जाती है। शायद इस विभाग का काम ही ऐसा है कि किसी भी केस में आप यदि एक व्यक्ति को संतुष्ट करते हैं अपनी कार्रवाई से तो एक पक्ष ज़रूर है ऐसा जो आपसे नाखुश भी हो जाता है। तो एक बहुत बड़ा इशू है इमेज का पुलिस के सामने और ये बात ज़रूर मेरी दिली इच्छा रहेगी कि वो दिन आना चाहिए जबकि आम जनता इस बात को रिकॉग्नाइज़ करे कि पुलिस उनके लिए है, उनके लिए मेहनत करती है और पुलिस का सहयोग करना एक्चुअली पुलिस का सहयोग नहीं है, वो इन जनरल कानून व्यवस्था की माहौल को सहयोग करने जैसा है और वो अल्टीमेटली वापस में उनको ही बेनिफिट करेगा। इट विल बेनिफिट द कॉमन मैन, इट विल बेनिफिट द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द सिटी एंड इट्स सिटीजन्स। पुलिस की नौकरी में सर परिवार का बहुत साथ बहुत ज़रूरी होता है। मैम के बारे में कुछ बताएंगे सर? और सबसे बड़ी बात है ये 27 साल जहाँ जहाँ रहे, ये मैंने सुना कि हर जगह मैम आपके साथ रही। सर कितना ज़रूरी मानते हैं परिवार में ऐसे शख्स का साथ रहना जब हम इतनी टेंशन वाली जॉब में रहते हैं? क्योंकि घर पहुँच के भी एक पुलिस का अधिकारी घर में नहीं रहता, उसका दिमाग पूरा फील्ड पर ही रहता है। ये बिल्कुल सही कहा आपने कि आप जब घर भी आ जाते हैं, जब आप फील्ड जॉब में रहते हैं तो भी आप एक तरह से आपका देह यहाँ पर है लेकिन मन कहीं और लगा रहता है। कोई ना कोई आपस सूचनाएं आती रहती हैं। क्राइम एक ऐसी चीज़ है जो अक्सर शाम के पहर में ज़्यादा होती है। तो ऐसे में आपके लाइफ पार्टनर का आपकी जॉब को समझना, आपकी कंपल्शन को समझना बहुत महत्वपूर्ण है और मेरे साथ भी ये लकीली रहा है कि मेरी वाइफ अदिति वो मेरी जॉब को बेहद क्लोजली देखी हैं, अप्रिशिएट करती हैं, मेरी कंस्ट्रेंट्स को अप्रिशिएट किए हैं। जहाँ भी पोस्टिंग रही मेरे साथ वो ट्रैवल करती रहीं, मेरे साथ रहीं और मेरा बेटा भी इस बात को अप्रिशिएट किया। तो कुल मिला के फैमिली के फ्रंट पे जब आपको ये अंडरस्टैंडिंग मिलती है तो वही अपने आप में एक बहुत बड़ा सपोर्ट रहता है कि आप फिर इत्मीनान से अपना प्रोफेशनल दायित्व को निभाते रहें। कविता लिखने का भी बहुत शौक़ है प्रदीप गुप्ता जी को, फोटोग्राफी का भी बहुत शौक़ है सर। इसके अलावा शिक्षक भी मन में है कि कभी पढ़ाने का मौका मिले और जब कभी मौका मिले तो शिक्षक का किरदार या शिक्षक मैं ज़रूर बन पाऊँ। कविता कुछ अगर आपने लिखी हो सर तो वो हमारे दर्शकों को अगर सुनाना चाहें तो? कविता अभी जब कोरोना का पीरियड रहा तो कुछ मैंने प्रयास किया, थोड़ा सा अपने लिए समय मिला और कुछ लिखने की कोशिश की और लोगों ने अप्रिशिएट भी किया। पेड़ कह रहा है, कुदरत की दास्तां हूँ, इस दश्त की उम्र हूँ मैं। दश्त यानी जंगल। कुदरत की दास्तां हूँ, इस दश्त की उम्र हूँ मैं। मौसम की फितरत हूँ, अटल हूँ, शजर हूँ मैं। बाकी है निशा मेरा बावजूद तेरे जुल्मों के। गवाह हूँ हादसों का, अमर हूँ, अजर हूँ मैं।
कायम है मेरे वजूद से तेरी दुनिया भी है नादां, हरियाली का सबब खुशियों का नामाबर हूँ मैं। अकाल से झुलसे धरा तो हिला दूँ तख्ता ए इंद्र, हवन में दी हुई आहुति का वो असर हूँ मैं। अवतार हूँ भगवान का पहचान सका न तू, रह गई है जो तेरी इबादत में वो कसर हूँ मैं। अब भी वक्त है बदल ले तौर अपना प्रदीप, तेरा अंजाम देख रहा हूँ वो दूर की नज़र हूँ मैं। सर, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं यूथ, उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे सर? इसमें पहला कदम बहुत सोच विचार के रखें। इसके लिए आधे मन से आप ना आए कि ये भी देख लेते हैं। तो जब इस परीक्षा के लिए आएँ, चाहे आप सिविल सर्विसेज की बात कर रहे हों, चाहे जेई की बात कर रहे हों, अब ये समय है कि जब कंपटीशन इतना है तो आपको ये तय बहुत पहले से करना है। और एक बार तय करना है तो ये सोच के तय करना है कि इसमें हो सकता है उसको 1 साल 2 साल लग जाए, एक लंबी लड़ाई हो। और विशेषकर जब सिविल सर्विसेज की बात करते हैं तो मेरा अपना मानना है कि आपका जो एक्सप्रेशन है, आप किस तरह से अपनी बात को लिखते हैं, कैसे उस भाव को डेवलप करते हैं अपने उत्तर में, या फिर आपका जब साक्षात्कार होता है तो आप कैसे उस बात को बताते हैं, ये कैसे वाला हिस्सा बड़ा महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर आप एक छोटा सा उदाहरण ले लें कि अगर इतिहास का प्रश्न आया कि भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में बताइए, तो लगभग जितने लोग तैयारी कर रहे हैं 3-4 लाख, उसमें 1.5 लाख 2 लाख तो पर्याप्त उतना ही जानते हैं भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में। लेकिन वो 10,000 लोग जो उसको और बेशक बहुत खूबसूरती से लिख लेते हैं, उनको ज़्यादा अंक मिल जाएंगे। तो केवल जानना ज़रूरी नहीं है, उसको पेश करने का जो तरीका है, उसको लिखने का, बयां करने का जो आपका तरीका है, उसमें वो यूनिकनेस, वो खूबसूरती होनी चाहिए। तो आपकी जो फैक्चुअल स्टडी है, फैक्ट्स को कंठस्थ करने की, जानने की, समझने की, उसके साथ ही आपकी जो एक्सप्रेशन की जो कैपेसिटी है, उस पर भी वर्क करना आप पहले से शुरू कर दें। ये मेरा अपना सिविल सर्विसेज के जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए मेरा एक छोटा सा मशवरा रहेगा। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। ये थे एडीजी प्रदीप गुप्ता साहब, जिन्होंने अपने जीवन के वो पन्ने हमारे साथ खोले, हमारे सामने खोले, शायद जिनके बारे में बहुत ज़्यादा लोगों को पता नहीं होगा। निश्चित तौर पर यूथ के लिए जो बातें उन्होंने कही बहुत साफ़ है। अगर आपने तय किया है कि आपको किसी फील्ड में जाना है तो आपको उसमें समय देना पड़ेगा, और पूरी तरह से 100% डेडिकेशन के साथ अगर आप आगे बढ़ेंगे तभी उस फील्ड में आपको सफलता मिल पाएगी। तो अफसरनामा में आज इतना ही। अगली बार फिर किसी अधिकारी से आपकी मुलाकात कराएंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।